हाँ जी जी। बताएं, क्या बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है? वो तो पाकिस्तान इंडिया वाला ही सारा ड्रामा चल रहा है आज। ठीक है। सही सही सही। अच्छा, इस सारी बात को मेरे ख्याल से आई थिंक कि अब तक काफी हद तक लोगों को समझ आ गई हुई है कि क्या हो रहा है, क्या होता आया है। और आप जिस तरीके से कह रहे थे कि ये एक इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने की है कि इसमें जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से सेक्युलर वॉइसेस हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कुछ थोड़ा जो रैशनल केस है वो उनकी तरफ से आया है, ना कि किसी रिलीजियसली मोटिवेटेड इंडिविजुअल या ग्रुप की तरफ से। तो ये किसमें खुशाइंद पहलू निकलता है। हैविंग सेड दैट, लोग कह सकते हैं कि भाई आपका बायस है, आप डीप रूटेड, आपका कुछ बायस है, इंसान जहां पैदा होता है उसके साथ आपकी एसोसिएशन होती है, ये बातें अपनी जगह दुरुस्त है। मगर ये कि मेरे ख्याल से सारे ये जो हुआ है इस वाक़े को एवोल्यूशनरी तनाजुर में देखना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि डिस्कशन से मिसिंग है। ऑब्वियसली हमारे सेक्युलर चैनल्स की भी डिस्कशन में मिसिंग है। इसको एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में जरा ग्राउंड करना चाहिए कि हुआ क्या है। तो थोड़ी सी बात करें इसके ऊपर। जी जी सर, करें जरूर। वी लव जी टू जी हियर दैट। जी। देखिए, मैं पॉइंट करूंगा एक आसान रिसोर्स को, जो कि हम पहले भी कई दफा रेकमेंड कर चुके हैं। लोग किताबों के बारे में पूछते हैं। एक बहुत अ, है तो वो पॉपुलर बुक, लेकिन क्लासिक रिसोर्स है इस चीज के ऊपर। हमने डिस्कस की हुई है बुक, डैनियल kahneman की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। आपको याद होगी, ठीक है हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल की अच्छा, हुई। उसमें जो बेसिक थीसिस है उसको मैं समराइज कर देता हूँ। लेकिन डू नॉट टेक दिस एज सब्स्टिट्यूट टू रीडिंग द बुक। आप बिल्कुल क्या कहते हैं उस किताब को खुद पढ़ें, हाईली रिकमेंडेड। लेकिन मैं उसके बेसिक थीसिस को समराइज कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा समझ आने लगेगा कि ये रिसेंट पास्ट में हुआ क्या है इंडिया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। एक तो ये है कि जिस तरह ये टाइटल उसका सजेस्ट कर रहा है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जो बेसिक डैनियल kahneman का जो जो पोजीशन है, ऑफ कोर्स एविडेंस बाय अ लॉट ऑफ एक्चुअल स्टडीज इन न्यूरोसाइंस, वो ये है कि ह्यूमंस में इन जनरल जो डिसीजन मेकिंग है वो दो लेवल्स पर होती है। एक को वो सिस्टम वन कहते हैं, एक को सिस्टम टू कहते हैं। जो सिस्टम वन है वो फास्ट है, जो कि आपको ऐसे समझे कि ऑटो पायलट डिसीजन मेकिंग है, जिसमें आपको ज्यादा सोचते नहीं है, वो ह्यूरिस्टिक्स बेस्ड होता है। उसमें ह्यूरिस्टिक्स और मेंटल शॉर्टकट्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि इमोशन ड्रिवन होते भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स होते हैं। वो ऑन एवरेज हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट में ऑन एवरेज आपको कुछ कभी सही डिसीजन दे सकते हैं, कभी गलत डिसीजन दे सकते हैं, लेकिन होते वो क्विक है, हो बेस्ड होते हैं मेंटल शॉर्टकट्स और ह्यूरिस्टिक्स के ऊपर, मगर होते हैं वो प्रोन टू बायसेस। ठीक है जी। ये वो सिस्टम वन है जिसमें आपकी जो डोमिनेट जो होते हैं सिस्टम्स, वो एमिगडाला का बड़ा रोल होता है, जो कि थ्रेट परसेप्शन में आपको पता गालिब, और फियर परसेप्शन में एमिगडाला का कितना रोल है। तो एमिगडाला की तरफ से जो मोटिवेटेड होते हैं, इमोशनली मोटिवेटेड डिसीजन, वो सिस्टम वन है और वो क्विक होते हैं। सबसे पहले आपके जहन में वही आते हैं, फास्ट है, ऑटोमेटिक है, इमोशनली ड्रिवन है, मगर बायसेस के साथ आते हैं। दूसरे सिस्टम टू है, जो कि आपके जरा आपको जहन लगाना पड़ता है, उनमें टाइम लगता है। वो लॉजिकल होते हैं, वो होते एक्यूरेट हैं, ट्रूथ के ज्यादा करीब होते हैं, मगर उनमें लगता है, मगर पड़ती है इसमें मेहनत ज्यादा। ठीक है, इसमें लगता है मेहनत। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो आपके जो सिस्टम वन डिसीजंस हैं, ये आपके किस तरह के एक प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स और बायसेस को कंफर्म करते हैं, आपकी आपकी प्लानिंग में गलती करते हैं। और पास्ट के अंदर अगर कुछ रिकॉर्ड मौजूद है कि उसकी बेसिस पर आप इन आइसोलेशन करंट और न्यू इवेंट्स के फैसले करने लगते हैं, विदाउट लुकिंग एट एविडेंस। ठीक है, विदाउट लुकिंग एट एविडेंस, आप कोई पास्ट में हुआ, आप इतना आपके जहन पर वो डर और खौफ हावी होता है कि आपका सिस्टम वन टेक्स ओवर और आपका एमिगडाला ओवरराइड्स योर रैशनल प्रोसेसेस,
आप मोटिवेटेड रीजनिंग करने लगते हैं और आप जो इमोशनल वैल्यूएशन है किसी पास्ट एक्सपीरियंस की, वो आपकी नए इवेंट के बारे में जजमेंट को क्लाउड कर देता है। ठीक है? अब आपको समझ आ रही होगी कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये जो एक मास हिस्टीरिया क्रिएट हुआ इंडिया की साइड के ऊपर, जिसने कुछ पास्ट इवेंट्स की तरफ इशारा करके इस वक्त की जो नए इवेंट्स हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन के सवाल को हवा में कहीं तहलील कर दिया। अब इसमें 2 मसाइल ये हैं कि आपको ये समझना है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी है और दोनों तरफ के लोगों को इंस्पेक्शन करनी चाहिए। जब क्या कहते हैं, पाकिस्तान की साइड को भी इंट्रोस्पेक्शन करनी है, इंडिया की साइड को भी इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि आपके अंदर जब कोई फौरन इमीडिएट डीप कन्विक्शन का गट रिएक्शन आ रहा है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है अकेले बैठकर कि क्या ये मेरा सिस्टम 1 डिसीजन मेकिंग तो नहीं ट्रिगर हो रहा, जिसकी वजह से रैशनैलिटी आपके पास भी है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके अंदर रैशनैलिटी नहीं है, रैशनल साइड ऑफ द ब्रेन आपकी भी है, कहीं ऐसा तो नहीं। चूंकि हम एवोल्यूशनरली प्रीडिस्पोज्ड हैं ह्यूरिस्टिक्स और मेंटल शॉर्टकट्स इस्तेमाल करने में, क्योंकि वो रिसोर्स कम लेते हैं, चूंकि स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल रीजनिंग स्लो है, वो आपको अवेलेबल भी नहीं है इंफॉर्मेशन। इसमें बाज दफा अवेलेबिलिटी बायस भी कहते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है जिसकी बेसिस पर एक रैशनल डिसीजन लिया जा सकता है। तो फिर आप मेंटल ह्यूरिस्टिक्स और मेंटल शॉर्टकट्स की तरफ आपका दिमाग आपको प्रीडिस्पोज करता है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपका दिमाग आपको किसी मेंटल ह्यूरिस्टिक और शॉर्टकट की तरफ प्रीडिस्पोज कर रहा है, ये इस चीज का एविडेंस है कि आपके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ह्यूमन माइंड इन जनरल उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस मिसिंग इंफॉर्मेशन के मिसिंग होने को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। हम तो कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहते, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए तो एक हाइपोथेसिस बनाया जा सकता है कि जो पार्टी डिसीजन मेकिंग में उजलत से जल्दी से काम करे, वो इनडिस्टिंग्विशेबल होती है उस पार्टी से जो कि इन्वेस्टिगेशन को रोकना चाह रही होती है। और ऐसा भी होता है कि जो पार्टी इन्वेस्टिगेशन को रोकना चाह रही होती है, वो उस इवेंट में पार्टी भी होती है, कंप्लिसिट भी होती है। तो ये एक उल्टा इंडाइटमेंट बनती है इंडियन गवर्नमेंट की इस पर्सपेक्टिव से। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा है, लेकिन उनके एक्शंस इनडिस्टिंग्विशेबल हैं एक ऐसी पार्टी के एक्शन से जो किसी चीज में कंप्लिसिट हो और डेस्परेटली ट्राई कर रही हो इन्वेस्टिगेशन को अवॉइड करने के लिए। तो ये एक बात जो है ना सामने आपके आती है। मेरे ख्याल से इस वक्त दोनों पार्टीज का टेस्ट है बहुत बड़ा। पाकिस्तान को कन्वेंशनल ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को अभी भी ये जो थर्ड पार्टी बॉडीज हैं, उनके सामने इस इवेंट की, पहलगाम की इवेंट की इन्वेस्टिगेशन के सवाल को रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इधर जिस तरह ये बात दफा बात होती है कि ये टिट फॉर टैट, आपने ये कर लिया, इस एक पार्टी ने ये कर लिया, एक पार्टी ने ये कर लिया, तो रफा दफा हो गया। नो नो, एग्जैक्टली ये सीज फायर नहीं, ये पॉज है और पहलगाम की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होनी चाहिए। पाकिस्तान को इसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए और इंडिया सिंसियर है, उसको भी इसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात अभी खत्म नहीं हुई और पाकिस्तान को हर फोरम पे दोनों पार्टीज को अपनी सिंसेरिटी शो करने के लिए ये देना पड़ेगा एविडेंस कि जी वो अभी भी इस वाकये की थरो इन्वेस्टिगेशन के लिए है। हाँ, पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशंस में जाफर एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन को भी लेकर आए। वो ब्लैकमेल ना हो, कन्वेंशनल ब्लैकमेल ना हो कि अगर वो इन्वेस्टिगेट करेगा तो कुछ उसके रिस्पॉन्स में होगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को उस इन्वेस्टिगेशन को स्पीयरहेड करना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन को भी स्पीयरहेड करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। तो ये मामला है। अब आगे देखें किस तरह बात आगे बढ़ती है।
तो और दूसरी तरफ ये बात जो हमारे कुछ जो इंडियन भाई हैं, वो बहन भाई, वो काफ़ी इमोशनल थे कि वो जो पहलगाम में जो विक्टिम्स हुए उनकी फैमिलीज़ क्या सोच रही होंगी, उनके बारे में सोचें। प्रिसाइज़ली उन्हीं के बारे में सोचना चाहिए हमें कि अगर सही तरीके से थॉरो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और किसी गलत पार्टी को इम्प्लीकेट करके आप उनको ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि उनके प्यारे जो उनसे बिछड़ गए हैं, इस बेदर्दी से उनका बदला ले लिया गया है, जबकि असली इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं और असली कल्प्रिट्स का पता नहीं, तो क्या ये उनके साथ ज्यादती नहीं है? ये उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। क्या अगर ऐसा है, जस्ट एंटरटेन दिस हाइपोथेसिस, क्या अगर ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस इवेंट को इस्तेमाल करके उनको ये एहसास दिला रही है, बेचारों की आंखों में धूल झोंक कर कि हमने आपके प्यारों के बिछड़ने का बदला ले लिया, क्या ये उनके साथ ज्यादती नहीं है फंडामेंटल इंसानी लेवल पर? इस बारे में भी हमारे इंडियन बहन भाई सोचें। तो इंट्रोस्पेक्शन का वक्त दोनों पार्टीज के लिए है। आखिरी बात मैं ये भी कर दूं, आपने पहले भी बात की थी, पाकिस्तान के लिए हर लेवल पर इंट्रोस्पेक्शन का क्या मौका है कि वो इस चीज पर देखें कि इस मौके पर जब आपका लग रहा था कि इंडिया की साइड पे काफी इरेशनल, गैर साइंसी रवैया है, तो साइंस का बुनियादी उसूल यही है कि आप एविडेंस कलेक्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंट रहते हैं, विदाउट अनाउंसिंग द एविडेंस जो है आप कोई कदम नहीं लेते। तो अगर कोई कदम जो है वो लगे कि वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को हॉल्ट कर रहा है, तो ये एक गैर साइंसी रवैया है। आप ये देखें कि सेक्युलर साइड से इस दफा पाकिस्तान की पोजीशन को कितना सपोर्ट किया गया है। वो लोग जिनको आप डिसोन करते हैं, एथियस्ट, पाकिस्तानी एथियस्ट कम्युनिटी या अदर माइनॉरिटीज हैं, चूंकि रैशनल केस नजर आ रहा था, तो आप देखें कि कितनी सपोर्ट मिली है पाकिस्तान की इस पोजीशन को। तो इस बात का, दिस शुड बी अ कॉन्शियसनेस रेजर कि ये जो आपकी माइनॉरिटीज हैं, एथियस्ट एंड अदर नॉन बिलीविंग एंड बिलीविंग माइनॉरिटीज, ये भी पाकिस्तानी है और रैशनल मामलात में पाकिस्तान की सपोर्ट पे आगे आते हैं और इनका कुछ सोचें। इनको जो इनके लिए जो थ्रेट्स हैं पाकिस्तान में, उसके लिए कुछ करें। ठीक है, ये भी एक नज है इस बात को। जाहिर बात है पाकिस्तान मेजॉरिटी तो उसमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है, उसकी वो चीज तो डाइल्यूट नहीं होगी, लेकिन इनके लिए डाइसेंटिंग व्यूज के लिए स्पेस पैदा करें। क्योंकि देखें, जब रैशनल केस आपका होता है तो ये लोग जिनको आप बैनिश करने की कोशिश करते हैं, मैं और पाकिस्तानी सोसाइटी से भी इल्तमास है, जो मेजॉरिटी मुस्लिम है, जो इस्लाम के साथ अभी वाबस्ता है, कि देखें कि जो एथियस्ट कम्युनिटी है, इक्का दुक्का चंद लोगों को छोड़ के उन्होंने कैसे पाकिस्तान का रैशनल केस जो है वो प्रोजेक्ट किया है और रैशनल आर्ग्यूमेंट्स को समझने में अपना अपना छोटे छोटे लेवल पर रोल अदा किया है। इस बात को भी समझें। खैर, इन एनी केस मेरे ख्याल से ये एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें काफी हद तक बात समझ में आती है। हर वक्त ये कोशिश करते रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप जल्दी में बहुत डीप कन्विक्शन आपके अंदर से डीप वॉइस आ रही हो, द डीपर द वॉइस द मोर कन्विक्शन यू फील, द मोर सस्पिशियस यू शुड बी, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा सिस्टम 1 जो कि ह्यूरिस्टिक बेस्ड है वो ट्रिगर हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम 2 जो है, जो कि लॉजिकल साइड है, वो क्लाउड हो रही है। ये हर वक्त हर इंसान को सवाल करना चाहिए। तो ये मेरी कुछ समरी है रिसेंट इवेंट्स पर। बाकी वॉर से कभी किसी को कुछ मिला नहीं। बहुत वॉर अच्छा में कहा। जी जी मोमो, मैं कह रही थी कि स्ट्रेस से एक ये भी बात होती है कि सिस्टम 1 का जब एक्टिवेट होता है तो स्ट्रेस से, एज आई अंडरस्टैंड इट, कोर्टिसोल रिलीज होता है और आपकी जो सिस्टम 2 थिंकिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा इनहिबिट हो जाती है। लाइक यू कैन नॉट रीजन वेरी वेल जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो इसी वजह से कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा जब इतने ज्यादा आपको पीपल आर राइल्ड अप इमोशनली और उनका इमोशनली ट्रिगर्ड हुए हैं कि दुश्मन ने हमला कर दिया है, उनको ये बताया गया है और कोई सबूत है नहीं। लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे कि सबूत नहीं है इस बार। जी जी बिल्कुल सही। ये तो एक एक्यूट इवेंट है।
फिर बेसलाइन स्ट्रेस का बड़ा रोल है मोमो, आप जानती हैं कि जो बेसलाइन स्ट्रेसेस है वो गालिब अपनी चैनल पे कई दफा बता चुके हैं कि बेसलाइन स्ट्रेसेस की वजह से, अर्ली एक्सपोजर टू स्ट्रेसेस की वजह से आपका एमिगडाला वैसे ही हाइपर एक्टिव हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उस बेसलाइन की एग्जिस्टिंग जो आपने स्ट्रेस सब कॉन्टिनेंट में लोगों ने देखा है, कहीं ऐसा तो नहीं, अगर मैं बगैर एविडेंस की कोई डायग्नोसिस नहीं देना चाहूंगा, इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि क्या ऐसा है कि हाइपर एक्टिव एमिगडाला पाया जाता है सब कॉन्टिनेंट, को भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन एक तो वो प्री एग्जिस्टिंग है, फिर इमीडिएट स्ट्रेस जो है जिस एक्यूट फॉर्म में, एक तो क्रॉनिक स्ट्रेस आपके साथ क्रॉनिक एमिगडलाइजेशन कर रहा है आपकी, और एक एक्यूट आपका जो है एमिगडाला वो आपकी रीजनिंग को कर रहा है क्लाउड, तो उसका हमें नजर आया। और मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा कि आई होप कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। गरचे हमारे दोस्त आए थे बिल गोल्डबर्ग, वो तो यही कह रहे थे कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। आई होप, मैं उनकी बात को भी नॉलेज कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं फिर भी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ सेन वॉइसेस आपको नजर आई जिस तरह बात कर रहे थे, या आपके जो परवीन सहानी साहब हैं, इनका आप हमें तो अभी पता लगा, ऑनेस्टली हमें भी नहीं पता था इनका, पहले कोई हम इनको फॉलो नहीं करते, लेकिन आप देखें इनकी 5 साल पुरानी वीडियोस, 6 साल पुरानी वीडियोस, ये तब भी बड़ी बात जो है वो रैशनल अंदाज में कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस मौके के ऊपर अचानक इन्होंने कोई बात करना शुरू कर दी है। एक और बात भी मैं कर दूं अब सर, और उन्होंने जो बातें की हैं वो प्रिडिक्शंस हैं। He told all of this would happen 4 years ago. 2019 के बाद से वो बंदा ये बात कर रहा था कि ये होगा। वो क्या, उन्होंने तो पहले बता दिया था कि इंडियन मिलिट्री को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में लैग कर रही है इंडियन एयरफोर्स, और जी जी जी, देखिए ऐसा है कि मुझे फिर भी हैरानी हुई कि वो कई हमारे इंडियंस जो हैं वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि सरप्राइज के तौर पर बात कर रहे हैं कि जी देखिए मोदी गवर्नमेंट बैकफायर कर गई, उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को यूनाइट कर दिया। कई ऐसे जो अपेरेंटली सेन वॉइसेस है, वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि जी मोदी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को यूनाइट कर दिया। इतनी डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी, ये दिस इज नॉट ए न्यूज, ये कोई ओवरनाइट बात नहीं है। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान और चाइना पिछले 70 साल से स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है एट एवरी स्टेप। चाइना ने खुद, अब ये तो ग्राउंड रियलिटीज हैं, आप उनकी स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल मकासद से एग्री करें या ना करें, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटीज से, और इस केस में सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज नहीं है, देयर आर एयर रियलिटीज एंड देयर आर वाटर रियलिटीज, इफ यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है, तो ये सिर्फ ग्राउंड का मसला नहीं है, एयर का भी मसला है। तो ना सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज को से आप डिटैच थे, आम आदमी जो लोग मैटर करते हैं शायद वो ना हो, एयर रियलिटी से भी वो थोड़े से डिटैच्ड है, और वाटर रियलिटी से भी डिटैच्ड है। तो ये एक बड़ी पुरानी कहानी है, ये कोलैबोरेशन बहुत पुरानी है, इट्स अ रियलिटी ऑफ द रीजन, उससे आप डिटैच नहीं हो सकते। और अब आप देखें तो ये आपके परवेज सहानी साहब जो हैं, ये 5 साल से 6 साल से आपको बता रहे हैं, और उनको आपने मफल कर दी है, उनकी वॉइसेस को उनको म्यूट किया हुआ है। तो खैर, इन एनी केस, एक ये मुझे काफी हैरानी होती है कि बहरहाल वो आप इस बात को समझे कि चाइना की बड़ी हिस्ट्री है, चाइना ने खुद बहुत सेक्रीफाइस किया हुआ है पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट कर करके, जो बहुत इन्वेस्टेड है वो डीपली। तो ये एक दिन में रातों रात तो कुछ नहीं होता। तो इस बात पर गौर तलब बात है, पाकिस्तान के लिए भी गौर तलब बात है, लेकिन ये वो खबर नहीं है। एग्जैक्टली। इसमें गालिब एक और भी एंगल है। अब इतनी बातें होती हैं, ये बात तो दुरुस्त है कि भाई ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्या विद सैक ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो वो बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, गरचे ट्रंप इज रिपीटेडली रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट, लेकिन बहरहाल उसमें कश्मीर का जिक्र करना और कश्मीर की मसले को के अंदर इंटरवीन करना और किसी किस्म की सालसी के रोल का मेंशन करना, चाहे वो लिप सर्विस हो, अपीजमेंट स्ट्रेटजी हो, असल में ऐसा ना हो, फर्ज करें, लेकिन अपीजमेंट स्ट्रेटजी तो हो सकती है। किसको अपीज करने के लिए ये स्टेटमेंट दी जा रही है?
इंडिया तो इससे अपीज नहीं होगा, पाकिस्तान ही अपीज होगा ना इस तरह की स्टेटमेंट से। अच्छा, अपीज किसको किया जाता है? अपीज उसको जिसको रोकना हो, जिसको किसी चीज से रोकना हो। तो फिर अब आपको ये सवाल करना चाहिए कि अगर ये सिर्फ अपीजमेंट और लिप सर्विस वाली भी स्टेटमेंट थी, लिप सर्विस किसको दी जाती है? जिसको रोका रोकने की कोशिश की जा रही हो। तो हाँ, ट्रंप ये तो नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान चाइनीज कैंप में इतना डीप ना जाए, ये भी तो हो सकती है बात। मेरा मतलब सीज फायर के पर्सपेक्टिव को भी आप गिवन लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपको ये सोचना है, भाई जाहिर बात है दोनों पार्टीज ही नहीं लड़ना चाहती थी, दोनों पार्टीज ही नहीं लड़ना चाहती। पाकिस्तान तो डे वन से कह रहा था हम नहीं लड़ना चाहते, उन्होंने तो लास्ट मोमेंट तक रिस्ट्रेंट किया। लेकिन जो स्टेटमेंट है ट्रंप की, अगर उसके अंदर से कुछ निकलता है, गर्चे वो लिप सर्विस हो सकती है, गर्चे वो एक टेम्पररी जस्ट पब्लिक कंजम्पशन के लिए हो सकती है, मगर किसकी पब्लिक कंजम्पशन के लिए? किसको अपीज करने के लिए? जाहिर सी बात है पाकिस्तान को। किसको पब्लिक कंजम्पशन के लिए कोई चीज फीड की जाती है? किसको अपीजमेंट के लिए कोई स्टेट? जो कि इस बात को समझें, यानी कि डीपली लॉजिकली तो बीच में से ये एक बात निकलती है, इंफॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन तज्जिया करेंगे तो आपके पास ये बात तो आती है। दोबारा इससे सोचने वाले जो नतीजा निकालना चाहे निकालें। अच्छा जी, कौसर साहब और मिस्टर इंडिया को मैं इकट्ठा ही ले रहा हूँ अपना, ठीक है। हाँ जी, कौसर साहब क्या हाल है, कैसे हैं आप? हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप लोग सब ठीक हैं? हाँ जी, पहले जरा मिस्टर इंडिया से बात कर लें, फिर आपसे करते हैं। मिस्टर इंडिया, हाँ जी, टाइम वो हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप अपना क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट रखेंगे तो अच्छा होगा। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाय गालिब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, हाँ जी, बताएं। हाय मोमो एंड सब्सटेंशिया, आई होप आप सब बेटर। या हेलो। एक्चुअली काफी देर से मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, जैसा कि मेरा नाम बता रहा है। मैंने अपना नाम भी चेंज किया हुआ है। अभी जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सूरत हाल है, आई कैन नॉट रिवील माय आइडेंटिटी। आई एम एन एक्स मुस्लिम फ्रॉम इंडिया। आपको बताने की जरूरत नहीं है, चलें बात करें। हाँ जी। तो मैं एक्स मुस्लिम हूँ इंडिया से, पहले भी आपके स्ट्रीम पे आ चुका हूँ और आपसे काफी डिटेल में बात हो चुकी है मेरी काफी देर पहले, करीब 2-3 महीने पहले। इंडिया से हूँ, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, एनेस्थेटिस्ट हूँ। एंड अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रही थी, मेरे जियोपॉलिटिक्स इज बियॉन्ड माय डोमेन, लेकिन अभी सब्सटेंशियल ने जब कुछ एक इसके ऊपर अपना बयान दिया, मतलब उसके बाद से मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ भाई, जो मैं सोचता था वो काफी हद तक उस तरफ जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता था, जैसा कि उन्होंने सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से जो बताया, ये इसे हम इन अ नटशेल बोल सकते हैं कि भाई ये तो एक ट्राइबल बिहेवियर है हमारा। ठीक है, नो मैटर हाउ मच आई एम अगेंस्ट द राइट विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, no matter how much you are against the right wing government of Pakistan, but when it comes to one-on-one war between India and Pakistan, as a tribal person, मतलब एक tribal psychology, caveman psychology जिसे बोला जाए कि हमारे ancestors they have lived maximum amount of their time in the caves to safeguard their caves, no matter उनके केव में कैसे भी लोग हों, but at the end of the day when it's against their tribe versus the other tribe, they have to support their tribe. तो ये साइकोलॉजी का पार्ट है, और इसके बेसिस पे ही आज इंडिया में जो एंटी बीजेपी लोग भी हैं, ठीक है, जो कि हार्डकोर पिछले 10 साल से बीजेपी के अगेंस्ट थे, लाइक फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी, आप बोल सकते हैं। ध्रुव राठी को मैं एंटी बीजेपी नहीं बोलता हूँ, मैं उसको थोड़ा सा ऐसा बोलता हूँ, ही exhibits very neutral perspective, but right wing वाले उसे लेफ्टिस्ट बोल देते हैं ऐसा। बट अभी जो इमोशनली और सिस्टम 1 जो हावी हो रखा है इंडियन साइकोलॉजी पे या पाकिस्तान की साइकोलॉजी पे, तो इवन जो एंटी पाकिस्तान सो कॉल्ड और प्रो इंडिया जो ब्लॉगर्स हैं अपने पाकिस्तान के, they are also being blocked and they are speaking up
against India and in favor of Pakistan, despite all the against the जो भी evidence है, whatever the it is. I'm not going to into details कि किसने क्या start किया बालूचिस्तान and कश्मीर perspective है. सेम वे इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है. जो एंटी बीजेपी लोग थे, एंटी राइट विंग बोल सकते हैं, एंटी बीजेपी को मैं इतना ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता. मैं राइट विंग पॉलिटिक्स के अगेंस्ट जो थे, जो लेफ्टिस्ट है, हार्डकोर लेफ्टिस्ट, इवन दे आर अनेबल टू स्पीक against or for the in the favor of undergoing a fair and neutral investigation right now. तो सब्सटेंशियल ने जब ये बात को बोला तो came out to very substantial, मतलब बहुत ही गहराई से बात बोला है. Just need to congratulate him for that. ये बहुत ही कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, सीधी सी बात है भाई. सिस्टम 1 हमारे ऊपर हावी है और वी कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट दैट. इस पे आपका क्या कहना चाहते हैं? कुछ अपना पर्सपेक्टिव बताएं. थैंक यू. मेरे ख्याल से देखें, बात ये है कि डिस्कोर्स होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए. अब लोग कहेंगे कि हम इन बातों को करके आप बड़ी कोई एकेडमिक बात कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, आप न्यूरोसाइंस को, साइकोलॉजी को बीच में लेकर आ रहे हैं. ये एक सोच जो है जिसका सामना करना पड़ता है डिस्कशन में. बहरहाल ये मेरे ख्याल से एक अनफॉर्चुनेट सोच है, क्योंकि जो भी हो रहा है इस वक्त, आपने जो बात की, आपके ब्रेन ने जो एक जनरेटिव प्रोसेस चला, आपने 2 मिनट अपना एक व्यू पॉइंट बयान किया, ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन था, एक फिजिकल और बायोलॉजिकल फिनोमिनन था. मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ, गर्ची मुझे कॉन्शियसली नहीं पता कि कैसे वो क्या प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए ये अल्फाज जनरेट हो रहे हैं और मेरे जबान से अदा हो रहे हैं, बट इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. हर ह्यूमन इंटरेक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. हर सोशल इंटरेक्शन, बाज़ दफा लोग ये कह देते हैं कि ये तो सोशल बात है, ये तो सोशल साइंस के परव्यू में आती है. बेसिकली जहां बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अभी कम होती है, हम उसको सोशल साइंस का एक ब्लैक बॉक्स बना के, विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज एंड रिस्पेक्ट टू ब्रिलियंट सोशल साइंटिस्ट, उसके तहत कर देते हैं. खैर, तो वो बात, मामला ये है कि मुश्किल बातें हैं ये, लेकिन मेरी इस्तदा और रिक्वेस्ट ये थी दोनों साइडों पे कि एटलीस्ट अपने आप को क्वेश्चन तो करें, इंट्रोस्पेक्ट तो करें, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं कि क्या ऐसा तो नहीं कि मेरा सिस्टम 1 डोमिनेट कर रहा है, जिस तरह आप बात कर रहे थे. एटलीस्ट क्वेश्चन तो उठाएं, फिर आपको शायद थोड़ा सा रैशनल आर्ग्यूमेंट करने का स्पेस जो है वो बीच में डेवलप हो. इन एनी केस आपको ये भी पता लगेगा कि एवरी वॉर बेसिकली इज अ ह्यूमन फेलियर. ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है. इसको कंटेस्ट करना बड़ा मुश्किल. इसका मतलब ये है कि आप लोग जितनी मर्जी आपकी आपस में डिफरेंसेस हों, आप लॉजिकली और बैठ करके, इसका मतलब है कि आप ये एडमिट कर रहे हैं कि भाई हमसे ये मामला हल नहीं हो सका, इसलिए अब हम इस तरफ जा रहे हैं. ऐसी सिचुएशन आ जाती है. ट्राइबल और प्राइमल आपकी जो चीजें टेक ओवर कर लेती हैं. बीइंग अ पैसिफिस्ट, आप फिर ये कहते हैं कि भाई चूंकि आपके कंट्रोल में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, तो आपको अपने आप को तैयार करना है सेल्फ डिफेंस के लिए. हालांकि यानी आपका बिल्कुल एक प्योर पैसिफिस्ट भी ये रीजन करने पे मजबूर हो जाता है अंडर दिस सिचुएशन कि भाई बहुत सारी चीजें जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपके पास एक बेयर मिनिमम लेवल ऑफ वो कॉम्बैट कैपेसिटी होनी चाहिए. इट्स अनफॉर्चुनेट बट ग्राउंड रियलिटी है. क्या करें? नहीं, बिल्कुल सही बात बोली आपने. There is the thing, like ये बहुत ही बेसिक साइंस है जिसको हम बहुत ज्यादा नुआंस की तरह लेते हैं, बट इट शुड बी अ वेरी कॉमन सेंस फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग और नॉट. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इसके बारे में सोचना नहीं चाहते. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो थिंक टैंक्स हैं, दोज हु आर सिटिंग ऑन द टॉप नॉच, जो क्रीमी लेयर है, दे नो अबाउट इट. What we are discussing, they already know this, and yet they allow it to prevail. I'm not talking about India में ऐसा हो रहा है. I'm also talking about पाकिस्तान के भी जो ऊपर think tanks हैं, those who are governing the nation, those who are making out the strategy for the nation, they know this,
and yet they are allowing it to happen. They're using it. Despite They're not knowing allowing it. They're using it. yeah, that's what I said. मैंने एक कमेंट भी किया है कि कम्युनल जो है आम जैसा कि लोगों ने बोला कि भाई ऊपर के लोग कम्युनल है, आम जनता कम्युनल नहीं है। गालिब, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ गालिब की बात से। मैं ये बोलता हूँ कि आम जनता जो है आज की, जो कॉमन मैन है, दे आर कम्युनल बिकॉज दे डू नॉट थिंक। मैं असल में इस तरह नहीं इसको कहता। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। मुझे अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। मैं ये कहता हूँ कि ऊपर वाले लोगों की वजह से नीचे वाले कम्युनल हो जाते हैं, क्योंकि वो हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है आपकी बात। और नीचे वाले लोग जो कम्युनल हैं, एंड बिकॉज थिंकिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल जज, एंड नीचे के लोग दे आर जजमेंटल। कार्ल यंग ने बोला, ही इज अ वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट, और उसने बोला है कि टू थिंक इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। बिल्कुल सही बात बोली आपने गालिब। तो ऊपर के लोग कम्युनल नहीं है, दे नो ईच, उन्हें पता है कि तेल और तेल की धार उन्हें पता है। नीचे के लोग कम्युनल बन रहे हैं बिकॉज दे डू नॉट थिंक, दे ओनली जज। वो सिस्टम 1 से काम कर रहे हैं। अगर वो सिस्टम 2 पे चले जाएंगे, वो नीचे नहीं रहेंगे, वो ऊपर आ जाएंगे। ये बात आप मानते हो मेरी? जी। ऐसा है जो इसकी आसान स्टेटमेंट है ना, वो ये है कि एट टाइम्स सिस्टम 2 कैन बी यूज्ड to hijack system 1 for other parties. ये अनफॉर्चुनेट, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि जिनको पता है अगर वो अपने रैशनल पर्सपेक्टिव से अपने सिस्टम 2 का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों के सिस्टम 1 को ट्रिगर कर रहे हैं। उनको पता है कि सिस्टम 1 कब डोमिनेट करता है, जब एक डर की फजा बनती है, जब आप एमिगडाला के तहत डोमिनेटेड डिसीजंस करते हैं। उनको पता है कि थ्रेट परसेप्शन की बैकड्रॉप में आपका सिस्टम 2 शट ऑफ हो जाता है, और वो अपने सिस्टम 2 की नॉलेज के थ्रू दूसरे के सिस्टम 1 को मैनिपुलेट करते हैं। ये मामला यस, ये सर्वाइवल बिहेवियर है। अभी ह्यूमन सिविलाइजेशन को स्टार्ट हुए करीब 10,000 साल ही हुए हैं, बट ह्यूमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी हिस्ट्री 1 मिलियन ईयर्स की है। तो 10,000 साल और 10 लाख साल के बीच में जो डिफरेंस है, तो हमें सर्वाइव ही हमें सिस्टम 1 ने ही करवाया है। अगर हम उसमें सोचने लगते तो नहीं सर्वाइव करती हमारी स्पीशीज। चले मिस्टर इंडिया, थैंक यू। असल में हमने कौसर साहब से भी बात करनी है, हम 5 घंटे से ऊपर जा चुके हैं। आप नेक्स्ट टाइम आइएगा तो आपसे बात करेंगे। बिल्कुल, आज टाइम कम। ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो ये बात है कि असल में हम ये जानते हैं कि दुनिया में हर मसला जो है ना, उसका हल असल में ये होता है कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करें कि ये क्या हुआ है। जब तक आप ये प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि क्या हुआ है, तब तक आप उस मसले को हल ही नहीं कर सकते। तो ये वो मसला है जिसको 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया और अभी तक इन्होंने प्रॉपर कोई इन्वेस्टिगेशन का 3 हफ्ते में कुछ भी नहीं मिला। क्या हुआ है? तस्वीरें तो इन्होंने ऐसे एकदम, इसीलिए दुनिया इनको कह रही है फॉल्स फ्लैग है कि 4 दहशतगर्दों की तस्वीरें तो इन्होंने ऐसे निकाली थी जैसे उन्होंने खुद इनको ना इनसे फोटो सेशन करा के गए हैं, और उसके बाद पकड़ा उनमें से कोई भी नहीं गया। ठीक है। और फिर दूसरी बात है कि 15 मिनट में पाकिस्तान पे पर्चा काट दिया था, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, और जो 3 हफ्ते 4 हो गए हैं, एविडेंस का एक नुक्ता भी नहीं दे सके। ये क्या बात है? इस वजह से लोग कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग है। आपने देखा उसकी फोटोग्राफ भी थी, साथ पोज कर रहे हैं, 4 खड़े हुए। व्हाट द हेक, हु टुक दैट पिक्चर? हाँ, मतलब अब आपसे 4 दहशतगर्द नहीं पकड़े गए उस एरिया में जहां पे इतनी ज्यादा मिलिट्री है, 4 हफ्ते से नहीं पकड़े गए, तो भाई हम कैसे मान लेंगे जो आपने 4 दहशतगर्दों की तस्वीर दी थी वो वाकई दहशतगर्द थे? ये भी तो अब क्वेश्चन बनता है ना। कहाँ से आई तस्वीर? आई वांट टू नो द स्टोरी कि कहाँ से उनको तस्वीर मिली वो। अरनब गोस्वामी ने दी होगी। और अब कह रहे हैं कि अगर कोई और दहशतगर्दी हुई नेक्स्ट फ्यू गॉड नोज हाउ लॉन्ग, एकदम पाकिस्तान पे फिर अटैक करेंगे। कैन यू इमेजिन कि कोई प्रूफ नहीं कह रहे मिलेगा, या पाकिस्तान की कोई कैपेबिलिटी होगी, पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। और रिकॉर्ड है पिछली 2-3 बार से। लास्ट टाइम जो मुंबई अटैक्स के ऊपर एविडेंस दिया था वो भी हामिद मीर ने और नजम सेठी के अखबार ने, द फ्राइडे टाइम्स ने दिया था। उसके बाद से जितनी भी इंडिया में आज तक जो भी हुई है टेररिज्म, उसमें एक भी चीज का सबूत, ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अब एक भी चीज का सबूत जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी नहीं दिया गया।
ठीक है, अभी भी इंडिया में जो इंटरनेशनल कंट्रीज के डिप्लोमेट्स हैं उनसे लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपको कोई सबूत इन्होंने दिखाया? वो कहते हैं नहीं, इन्होंने तो हमें कुछ भी नहीं दिखाया, इन्होंने तो हमें ब्रीफ ही नहीं किया कि ये हुआ कैसे है प्रॉपरली, बस ऐसे ही कह दिया कि पाकिस्तान ने किया। तो भाई आप सबूत दें ना, हर चीज को अपने वो तो कहते हैं प्रीवियस हिस्ट्री की बुनियाद पे हम ये बात कर रहे हैं। नहीं, तो प्रीवियस हिस्ट्री में भी तो सबूत नहीं है ना। पुलवामा का कोई सबूत नहीं है इन्होंने दिया कोई भी। इवन के सबूत इस बात का है कि इनको पता था और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, सबूत इस बात का, मोदी गवर्नमेंट को पता था। वो देख लेना आप, वो उसका क्या नाम है, वो जो है वो उस टाइम जो था, उसका नाम क्या है उस बंदे का, जो शाह था, उसने सारी की सारी बात जो है ना उसने निकाल के बाहर रखी हुई है कि भाई इनको बताया भी था, इनको कहा भी था कि ना करना, इन्होंने फिर भी वही काम किया। ठीक है, और फिर वही ये बातें अभी फिर एक भाई बीच में चैट के पूछ रहा है उसामा वहां से निकला। भाई उसामा का वहां से निकलना ये बात साबित नहीं करता कि आप लोगों ने सबूत दे दिया कि इस बार पाकिस्तान इन्वॉल्व है। ठीक है, वो तो मैंने आपको बताया ना कि 1983 से लेके 1993 तक इंडिया जो है वो टेररिस्ट ट्रेन करके श्रीलंका में भेज रहा था, सुइसाइड बॉम्बर्स ट्रेन करके। तो अब हम ये मान लें कि पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी हर टेररिज्म में आप इन्वॉल्व हैं, तो भैया अगर हिस्ट्री की बेस पे जजमेंट करनी है तो फिर तो हम भी कर सकते हैं कि आप टेररिस्ट हैं। ठीक है, फिर तो कोई भी दुनिया का हर कंट्री टेररिस्ट प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हर एक ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया। प्रॉब्लम ये है कि सबूत अब कौन देगा। ठीक है, ये मसला। लेकिन एक बात है, ये भी तो हमें सोचना चाहिए कि ये जो टेररिज्म है इसमें पाकिस्तान में भी तो बहुत लोग मरे हैं, बहुत बड़े 1 लाख बंदे मरे हैं, शायद 1.5 लाख लोग मर चुके हैं पिछले 25 साल में। तो वो भी तो अब वो भी परेशान है टेररिज्म से, हम भी परेशान हैं। और देखें, उसामा बिन लादेन की बात करते हैं, उसामा बिन लादेन की बात करते हैं और फिर जाके अफगानिस्तान से तालिबान से दोस्तियां कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने असल में तो सही हार्बर अगर किसी ने उसामा बिन लादेन को किया था वो तो उन्होंने किया था, तो अब आप उनसे क्यों दोस्ती कर रहे हैं? उनका उन्हीं तालिबान ने मार खाई थी जिनसे। ठीक है, अमेरिका ने मारा इसलिए कि उसामा मेरे हवाले कर दो। ठीक है, और ये जाके उनसे सुलह कर रहे हैं। आप इंडिया में जाके जुलानी से मिल रहे हैं ट्रम्प। डबल स्टैंडर्ड तो है। जी सर, बोलिए सर। ऐसा है, अभी इतना बड़ा वो सिस्टम 1 वर्सेस सिस्टम 2 की बात अदना अपनी हैसियत में समझाने की कोशिश की कि जब आपका सिस्टम 1 डोमिनेट होता है तो आप ऐसी चीज को एविडेंस के तौर पे करने लगते हैं, पास्ट इवेल्युएशंस को आप करंट इवेंट्स के एविडेंस के तौर पे लेने लगते हैं। ये एक लॉजिकल फैलेसी है। इसको क्वेश्चन करें कि आपका दिमाग इस काबिल है, जिसने अभी बात भी की है ये वाली कि तब वहां से मिला, ये मिला, उसको समझना चाहिए कि उसके अपने दिमाग के साथ क्या हो रहा। हम ये कह रहे हैं कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि आप डिफिशिएंट हैं। क्वेश्चन करें कि ABC की बेसिस पर आप इवेंट Z का एविडेंस नहीं डिड्यूस कर सकते अनलेस इवेंट Z को इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट ना किया जाए। एज सिंपल एज दैट, पीरियड। ये एक इरैशनल बिहेवियर है, अनसाइंटिफिक एटीट्यूड है कि इवेंट Z को इन्वेस्टिगेट किए बगैर ABC के बेसिस पे किसी नतीजे और एक्शन का फैसला करना, ये एक गैर साइंसी बिहेवियर है। इस बात को समझे। ठीक है, दूसरी बात, पास्ट इवेंट्स का रेफरेंस देकर आप बाकी जो जनता है उसके सिस्टम 1 को ट्रिगर कर रहे हैं, बिकॉज फिर वो खौफ और थ्रेट के तहत अपने सिस्टम 2 को शट डाउन कर देगा। ये भी समझ, इस बात को भी हम आपकी अभी भी इस इंतहाई इरैशनल बिहेवियर के, इंतहाई गैर साइंसी बिहेवियर के बावजूद अभी भी आपकी इंटेंशन पर शक नहीं कर रहे कि आप कोई विलफुली इस चीज को मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ये अनकॉन्शियसली सिस्टम 1 आपके सिस्टम 2 को हाईजैक कर रहा है। इस पर इंट्रोस्पेक्ट करें।